नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 की सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सड़क निर्माण में सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी नियमों की अनदेखी करने पर कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जमीनी विवाद में घायल हुए दंपति में उपचार के दौरान पुरुष की हुई मौत, महिला की हालत स्थिर। परिजनों ने शौरक पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। पृथक विंद बनाने एवं देवतला विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बनाने विंध्य संग्राम परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर को जोड़ने वाली रतैरा से चौराठा मार्ग में लगातार विगत वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं सुरक्षा के नियमों की अनदेखी किए जाने का लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी द्वारा विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्री तिवारी ने कहा कि चौराठा से रतैरा तक 13 किलोमीटर सड़क का निर्माण चल रहा है, जिसके निर्माणाधीन एजेंसियों द्वारा प्रदूषण एवं सुरक्षा संबंधी शासन द्वारा तय किए गए मापदंडों का प्रशासन की नाक के नीचे खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते आम जनमानस को जाम, प्रदूषण व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता द्वारा भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त निर्माण एजेंसियां या तो भाजपा नेताओं की हैं या फिर उन्हीं के आदमियों की है। इस दौरान गीता माझी, देवराज पटेल सहित दिवाकर द्विवेदी व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी से जानकारी के अनुसार आज 2020 में आपको विकास के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है। कंस्ट्रक्शन के नए मेथड आ चुके हैं, सुरक्षा गाइडलाइंस होती हैं, पोल्यूशन गाइडलाइंस होती हैं। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, चाहे वो सीवर लाइन का हो, सड़क का हो, पुल का हो या किसी अन्य काम का हो, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक सुरक्षा की गाइडलाइन होती है, एक प्रदूषण की गाइडलाइन होती है। आप सबको विदित है, ये जो सड़क, जो सबसे मुख्य सड़क हमारी है रीवा की, इसमें इस समय 2 ब्रिज बन रहे हैं, सीवर का काम चालू हुआ है, सड़क बन रही है। किसी भी कार्य में, जितने भी यहां से लेके वहां 13 किलोमीटर में कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, एक भी इंडियन रोड कांग्रेस की सुरक्षा, ब्रिज की सुरक्षा और पोल्यूशन की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं। मैं कलेक्टर साहब को मैंने आज बताया है कि ये हमारे इश्यूज हैं, लोगों के, पब्लिक के इश्यूज हैं। आप इसको हफ्ते 10 दिन में ठीक करें। अगर नहीं ठीक करते हैं तो मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेंगे और प्रजातंत्र की जो सड़क में लड़ाई होती है वो हम पूरे तरीके से लड़ेंगे। लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है। आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा। जितने भी यहाँ पे ठेकेदार रीवा में हैं, वो सब या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के चेले हैं या तो उनके रिश्तेदार हैं। सुरक्षा गाइडलाइन अगर वो फॉलो करेंगे, प्रदूषण गाइडलाइन अगर वो फॉलो करेंगे, तो उनको वो कॉस्ट लगानी पड़ेगी। उनको फायदा पहुंचाने के लिए मैं आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद पर। अपने मित्र ठेकेदारों को, मामा एंटरप्राइज के जो ठेकेदार हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए सुरक्षा और प्रदूषण की गाइडलाइंस को ताक पे रखा जाता है। जमीनी विवाद के बाद हुए हमले में घायल दंपति में से एक घायल की आज उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल की स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाई। घटना मोगस थाना अंतर्गत ग्राम पचपारा की है, जहां पर स्थित एक गौशाला को लेकर चेतन स्वरूप विश्वकर्मा एवं मोहन यादव द्वारा आए दिन विवाद किया जाता था। वहीं 27 अक्टूबर की सुबह घात लगाकर बैठे मोहन यादव, रोहिणी यादव, मुन्नी यादव एवं राजराखन यादव द्वारा घात लगाकर चेतन स्वरूप विश्वकर्मा एवं प्रभाव विश्वकर्मा के ऊपर प्राणघातक हमला कर फरार हो गए। हमले में घायल उक्त दंपति को उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान चेतन स्वरूप विश्वकर्मा की आज मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृतक के परिजन न्याय की गुहार लगाने रीवा पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जिस पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा समझाइश देते हुए उन्हें अपना नंबर दिया और आरोपियों द्वारा धमकी दिए जाने या दिखाई देने पर सूचित करने के लिए कहा। वहीं इस दौरान पुलिस ने इस घटना पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की दबिश दी जा रही है। प्रस्तुत है मृतक के परिजन सहित पुलिस अधीक्षक
राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। नहीं, 2-3 बार तो कभी मैंने खुद दिलवाई थी, नहीं मिले। तो आपको कोई सूचना मिले, हमको हमारा नंबर है, उस पर हम कार्रवाई कराएंगे, आप निश्चित रहिए। और हमारा नंबर कागज पे दे देते हैं, आपको कोई सूचना लगे हमारे नंबर पर आप हमको फोन करेंगे। सर, कानून के लिए पुलिस व्यवस्था बनाई गई, लेकिन कर क्या रही है सर? निर्दोष को मारा जा रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है सर। क्यों सर? पुलिस कर क्या रही है? अभी भी सब धमकियाँ दी जा रही हैं। सर, पुलिस कर क्या रही है, ये समझ में नहीं आता सर। ठीक है ना, छोटे बच्चे सर, कार्रवाई हो, नहीं तो बिल्कुल ध्यान दिए सर। 100% का रहता है। नाम क्या है आपका? आनंद स्वरूप विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़ा गांव के। क्या मामला था, क्या घटना हुई थी? ये ग्राम पचपहरा में मेरा गौशाला है, घर द्वार बना है, पाही है। वहाँ बगल में मोहन यादव का घर है। उसी ने हमारे भाई और भाभी को, चेतन स्वरूप विश्वकर्मा एवं प्रभा विश्वकर्मा को, सुबह 27/10/2020 को सुबह 10:30 बजे करीब मऊगंज सीधी रोड ग्राम पचपहरा में रोड में घर से करीब 25 फीट दूर निकले, रोड पे आए। रोड पे उन्होंने घेरा बना के आरोपी मोहन यादव, रोहिणी यादव, राज राखन यादव और मुन्नी यादव, ये लोग सभी लोग मिल के तलवार, लाठी, भाला और टांगा लेके तैयारी बना के पहले से वहाँ खड़े थे। और जब हमारे भाई रोड पे पहुँचे तो छींद के सभी लोगों ने हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया। आज इलाज के दौरान किसकी आज मौत हुई? इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। किसकी मौत हुई, क्या नाम था चेतन उनका? स्वरूप विश्वकर्मा मौत हो गई है। जी। थे और उनका कोई ज्यादा वो नहीं था, विवाद नहीं था, वो ज्यादा था बेफालतू का। हम लोग खुद से जो होता था हम लोग करते थे। हम लोग खुद से गायों को ले आके खुद से जो पैसा होता था उससे गायों की सेवा करते थे। लेकिन मेरे पापा जो किए उन लोगों ने मार दिया। फिर से मार सेवा करते थे। आपको चला जाके देखना, वहाँ पे सिर्फ पौधे हैं, दिन रात पौधों की सेवा, गायों की सेवा करते थे। वो कौन लोग हैं जो मारे हैं? उन्हें मार दिया गया, लेकिन पुलिस कर क्या रही थी? पहले दिन क्यों नहीं पहुंची वहाँ पर? दूसरे दिन क्यों पहुंची वहाँ पर? ये क्यों नहीं समझती? पुलिस वालों को क्यों नहीं लगता कि किसी का सब कुछ जा रहा है? सब कुछ जा रहा है किसी का, कुछ नहीं बच रहा है उसका, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। विवाद में एक मारपीट की घटना हुई थी, उसमें एक की मौत हो गई। हाँ, 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था 27 तारीख को, और उसमें जिस 307 का अपराध कायम हुआ था। जो मजरूब थे वो विश्वकर्मा परिवार के लोग थे। वो सीधे थाने ना आके अस्पताल गए थे। पुलिस ने जाके वहीं से फिर उसके पिता को, जो घायल नहीं थे, वो सामान्य स्थिति में थे, उनको लाकर प्रकरण को पंजीबद्ध किया था। उसके बाद से वो रीवा रिफ़र हुए थे। रीवा से एक मजरूब जो है जबलपुर रिफ़र हो गया था, जहाँ पे उसकी कल रात 12 बजे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में एक आरोपी फरार चल रहा है और लगातार उसके यहाँ दबिश दी जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया। रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा आज अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा सरकार पर किसानों के साथ लगातार छल करने व किसान विरोधी नीतियों एवं व्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जब किसान खरीदी की बुआई करने की तैयारी की, उस समय कालाबाजारियों द्वारा खाद एवं बीज के नाम पर जमकर लूट की गई। वहीं अधिकारियों द्वारा खाद बीज देने के नाम पर आधार कार्ड, खसरा एवं ऋण पुस्तक की मांग करते हुए लंबी कतारों में खड़ा कर दिया गया। वहीं शासन द्वारा खरीदी केंद्रों की संख्या भी कम किए जाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व पार्षद व पीसीसी सदस्य इंजीनियर विनोद शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी सदस्य उपस्थित रहे। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब खास करके धान की बोनी हो रही थी, उस टाइम खाद की इतनी किल्लत आई, कोई बात छुपी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में धान की बुवाई ना हो पाए। दूसरा, धान किसी तरह से अच्छी बारिश हुई, ईश्वर की कृपा से अच्छी फसल लगी। अब अच्छी धान,
लेकिन इस समय इतना षड्यंत्र हो रहा है कि धान खरीदी केंद्र सारे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, और उसमें जो किसानों के रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसमें किसान अपनी जितनी फसल बोता था वो 80% 90% सोसाइटियों में दे लेता था, वो पटवारियों के माध्यम से सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया गया। अब मुश्किल से 15 से 20% या 10% हर किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे किसान ने जो मेहनत किया धान के समय में वो पूरी फसल खरीदी ना हो पाए। और इस समय जो गेहूं की फसल, चने की फसल की बुआई होनी है, लगातार बिजली की कटौती होती है। मैं इसलिए आप सबके माध्यम से बात कह रहा हूं और जिला प्रशासन को विशेष रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक किसान और किसान की पीड़ा भी जानता हूं, और किसानी में क्या पोजीशन खेती में आ रही है, क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, वो सारी चीज़ों से अवगत हूँ। इसीलिए मैं आज विधिवत तरीके से बात कर रहा हूँ। तो आज जो बोनी होनी है, हमारी बोनी टोटल पिछड़ गई, और पिछड़ रही है कि लाइट की लगातार कटौती हो रही है। और दूसरा, खाद में वही स्थिति, और जो खाद मिल भी रही है बोरियों में कम आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि धान से लेकर के, बुआई से लेकर के, और इधर खरीदी केंद्रों में ले जाने से लेकर के, और इधर जो गेहूं की फसल, चने की फसल, मसूर की फसल बुआई से लेकर के, इसमें सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है, और ताकि अधिक से अधिक खरीदी ना हो पाए। और हम कहते हैं कि किसान इतने मेहनत करके खेतों में अपने उपज कर रहा है, बाकी तो खेती की सिंचाई में का सहयोग तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहरों की हालत आप जाओ देखो, सारी नहर टूटी पड़ी हुई। हमने कलेक्टर को फ़ोन करके, मैसेज करके बांधों की हालत बताया कि बांधों में सीपेज है और नहरें टूटी हुई है, उसको आप ठीक से सफाई करा दो ताकि खेतों में पानी हो सके, खेत का पलेवा हो सके और अच्छे से बुआई हो सके। तो प्रशासन से जो विभाग है सिंचाई विभाग का, उसका ये कहना होता है कि हमारे विभाग में कोई पैसे नहीं है नहर सुधार के लिए, और आज उसके कारण भी खेतों में पानी नहीं जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि पूरी तरीके से किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार छल कर रही है और धोखा दे रही है कि उनकी धान की फसल खरीदी न हो, और प्लस गेहूं की अच्छी बुआई नहीं हो। और मैं समझता हूं कि रीवा जिले में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जो बिल्कुल निंदनीय है। किसानों के साथ पूरी तरह से ये छलावा है और ये अन्याय हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस पर प्रशासन चेते और किसानों का सहयोग करे, उन्हें बिजली प्रदान करे ताकि खेतों में वो हो सके, और खरीदी केंद्र जहां भी पहले थे उसको वहीं पे खरीदी केंद्र रखे, और जो भी 20%, 80%, 60-70%, 80% जो किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है, जो रजिस्ट्रेशन काट दिए गए, उसको भी जोड़ा जाए और वो भी धान खरीदी जाए। अगर ये धानें नहीं खरीदी गई और बिजली समय पर नहीं दी जाएगी, बोनी पिछड़ेगी, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये सब मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ। देवतलाव क्षेत्र में और जगहों पर पर्याप्त होती थी, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था, न खरीदी केंद्र उसके लिए बनाए जाते हैं, न उसके लिए जब जिस समय प्याज पैदा होती है उस समय उसका रेट 2 रुपये 4 रुपये फेंके जाती है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि प्याज का एक बड़ा केंद्र होना चाहिए, जिससे किसान वहाँ पर अपना ले जा करके सारा प्याज एकजुट होकर के वहाँ। विंध्य संग्राम परिषद एवं विंध्य युद्ध ब्रिगेड विंध्य क्षेत्र रीवा द्वारा आज पृथक विंध्य को बनाने शिवराज सरकार से देवतलाव विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाने व विंध्य के विलय का विरोध करने वाले शहीद गंगा चिंताली एवं अजीज की गंगा वाटिका में स्थित शहीद स्मारक तक पहुंचने गंगा वाटिका में पृथक मार्ग बनाए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संभागायुक्त कार्यालय में तहसीलदार अर्पित त्रिपाठी को रैली निकाल ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विंध्य संग्राम परिषद के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी एवं अध्यक्ष से तहसीलदार अर्पित त्रिपाठी से जानकारी के अनुसार। मैं मुनींद्र तिवारी, विंध्य संग्राम परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे साथ विंध्य यूथ ब्रिगेड और हमारे जिला अध्यक्ष ठाकुर अंजू सिंह गहरवार साहब, हम सब ये पदाधिकारी लोग आज ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री के नाम। कमिश्नर साहब, हमारे 3 मुद्दे हैं।
एक तो बड़ा मुद्दा ये है कि विंध्य प्रदेश जब ये विलीनीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 के दिन, विंध्य प्रदेश टूटा। ये राजधानी थी रीवा। यहाँ जहाँ कमिश्नर साहब बैठे, यहाँ हमारे राज्यपाल महोदय बैठते थे, उनका कार्यालय था। सामने जो कोर्ट है ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। तो ये दर्द हमारे यहाँ 3 लोग आंदोलन में मारे गए थे, गंगा, चिंताली और अजीज, गोली लगी थी उनको, जिनके नाम से गंगा वाटिका है। हम बार बार उनके स्मारक बना हुआ है, वहाँ हम लोग उनको फूलमाला देने जाते हैं, विंध्य के शहीदों को, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पुनः विंध्य पुनरोदय करना, विंध्य प्रदेश राज्य बनाना। तो हम अपने शहीदों को नमन करने जाते हैं। ताला बंद रहता है, वाटिका बना दी गई है। तो हम पहली मांग करने आए हैं कि एक तो उसके लिए शहीदों को जो स्मारक है गंगा वाटिका में, गंगा, चिंताली, अजीज का, उसके लिए अलग रास्ता खोल दिया जाए, एक रास्ता दे दिया जाए और लोग जाने, यहाँ के नौजवान, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र में शहादत दी अपने विंध्य प्रदेश के लिए। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, हमारी ये जो ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए देने वाला विंध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपेक्षा कर दिया। हमें यहाँ कैबिनेट का मंत्री नहीं दिया, स्पीकर नहीं दिया। आज तक विंध्य विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है, लेकिन ये लालीपाप बनकर रह गया, कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया अभी तक, विंध्य विकास प्राधिकरण का चेयरमैन नहीं बना नया। तो विंध्य प्रदेश के विकास के नाम पर यहाँ उपेक्षा हो रही। सड़कें खराब हैं, धूल धूसरित है। रीवा जो राजधानी आज ये लखनऊ की तरह, भोपाल की तरह, मद्रास, चेन्नई की तरह चमकना चाहिए था 70 साल में, वो राजधानी टूटकर ऐसे हो गई जैसे रीवा को लोग जानेंगे नहीं कुछ दिन बाद। तो हमारे नौजवान यहाँ से बेकार होकर के सूरत और बम्बई में जाकर प्लेट धो रहे हैं, और हमारे पास हमारी बिजली दिल्ली में जल रही, हमारे कोयले से बने हुआ बिजली सिंगरौली की दिल्ली में जल रही, हमारे हरदोली के जंगल में निकलने वाले बालू के कांच बन रहा है, एक कारखाना हम नहीं डाल पाए। हमारे ये क्या दिया गया तहसीलदार साहब को द्वारा? यहाँ अभी त्रिपाठी जी ने हमारा ज्ञापन लिया है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास आपका ज्ञापन हम पहुँचा देंगे और कमिश्नर साहब से हमें दोबारा वो बात कराएंगे, तब ये गंगा वाटिका वाली बात होगी। मैं मुनींद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विंध्य संग्राम परिषद, लेके ज्ञापन दिया गया। ये विंध्य संग्राम परिषद एवं विंध्य यूथ ब्रिगेड विंध्य क्षेत्र रीवा की ओर से कमिश्नर महोदय को संबोधित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ प्रेषित करने के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें इनकी मांग है कि अपना जो है आज़ादी के बाद 4 अप्रैल 1948 के दिन भारतवर्ष के नक्शे में विंध्य प्रदेश राज्य का उदय हुआ था, जिसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था। विंध्य प्रदेश राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, तभी 1 नवंबर 56 के दिन विंध्य प्रदेश राज्य को तोड़कर नए मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया गया। इस विलीनीकरण का विरोध करते हुए गंगा, चिंताली और अजीत जैसे 3 नौजवानों ने अपनी शहादत दे दी थी, जिनके नाम पर आज भी गंगा वाटिका शहीदों का स्मारक मौजूद है। ये कुल मिला के ये चाहते हैं कि हमारा जो विंध्य प्रदेश है वो विंध्य प्रदेश पूर्व की तरह अस्तित्व में कायम रहे। विगत दिवस पूर्व रीवा के कलेक्ट्रेट मानसागर सभागार में विधायक राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में लक्ष्मण बाग संस्थान से गौशाला संवर्धन को लेकर अहम बैठक की गई थी, जिसमें लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन को संरक्षित करने एवं उसके पूर्व के गौरव को वापस लाने की सहमत बनी। वहीं जिले में स्थित विभिन्न गौशालाओं को संवर्धित करने का प्रयास किए जाने की बात की। इस दौरान उपस्थित जिला गौशाला अध्यक्ष राजेश पांडे एवं लक्ष्मण बाग के नवनिर्वाचित गौशाला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला गौशाला अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि जिले में पंजीकृत 5 गौशाला हैं, जिनमें से लक्ष्मण बाग, बसावन मोआ, जनकाही, मोगन जेल सहित 11 में संचालित हैं। वहीं इनमें गौशाला से प्राप्त उत्पाद को आर्थिक उत्पाद के रूप में उपयोग किए जाने का प्रयास किया जाएगा एवं आवारा पशुओं के लिए जन जागरण किए जाने का निर्णय लिया, जिसकी जानकारी देने जिला गौशाला अध्यक्ष राजेश पांडे एवं लक्ष्मण बाग गौशाला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। ये रीवा जिले में 5 पंजीकृत गौशालाएँ चल रही हैं, जिसमें लक्ष्मण बाग है, बसावन मामा है, ठकुरा है, जनकहाई है और आपका मऊगन एक जेल है। इन गौशालाओं में भी 2 ऐसी गौशालाएँ थी जिसमें ये प्रशासन अध्यक्ष थे, और लक्ष्मण बाग गौशाला के अध्यक्ष SDM थे, सिरमौर में वहीं के SDM है। तो कल ये माननीय महाराज साहब थे, माननीय मंत्री जी के समक्ष एक तय हुआ है इस गौशाला संचालन समिति का गठन किया जाए और उसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी साहब को बनाया जाएगा। क्योंकि हम बोर्ड में काम करें तो हम लोग सब मिल करके बहुत अच्छी रीवा जिले में और बड़ी अच्छी खुशखबरी आज है कि आज मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है कि हम
गो मंत्रालय के लिए बनाने जा रहे हैं और 23 तारीख को सालरिया में इसकी गो कैबिनेट की बैठक हुई है। राजेश जी, मेरा एक सवाल है। आपने गौशाला बनाई, अच्छा है, 5-6 बनाई। आज भी रीवा शहर में मेरे पास वीडियो है, गाय लावारिस तरह घूम रही है। जब दूध नहीं देती तो लोग वो छोड़ देते हैं। इसके बारे में क्या व्यवस्था? देखिए, रीवा जिले में जो पशुगणना है, उस पशुगणना के आधार पर 2 लाख गौवंश आवारा घूम रहे हैं और गौवंश आवारा जो घूम रहे हैं उसमें 25% ऐसे गौवंश हैं जो पशुपालक दूध लगाने के बाद, दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं। तो इसके लिए तो केवल जन जागरण अभियान ही चलाया जाएगा, इसके अलावा रास्ता नहीं है। लेकिन बाकी जो बेसहारा है, जिनका कोई मालिक स्वामित्व नहीं है, उनके लिए 1000 गौशालाएँ मध्य प्रदेश खुल रही हैं। और चूँकि यदि समाज उसको, यह बात सही कि गौशाला गौवंश को समाज ही पाल सकता है, लेकिन यदि समाज नहीं पाल पा रहा है तो सरकार उसके लिए काम करेगी और जनप्रतिनिधि काम करेंगे, हम समाज से भी लोग काम करेंगे। ये हमारे केवल कहना है और इसमें आप लोगों की भी भूमिका, इसको जन जागरूकता के अभियान चलाया जाए तो साला के लिए हर आदमी को थोड़ी मदद करें। डॉक्टर साहब, जो कल की मीटिंग हुई जिसमें आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, कैसे आप उसको निर्वाह करेंगे? ये तो ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य में जन भागीदारी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यक्ति कोई काम नहीं करता, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्रेरणा और जनता का सबका सहयोग, अपने शुभचिंतकों का सहयोग, जो काम कर रहे हैं उनका सब सहयोग, जिनको अनुभव है उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन इस काम में को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, सहयोग करेगा। कोई जिम्मेदारी, एक शब्द होता है किसी को जिम्मेदारी दे देना, लेकिन वह व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। उसको पूर्णता तब मिलती है जब सबका साथ मिले, सबका मार्गदर्शन मिले, सबका सुचिंतन हो, सबका आशीष मिले। गौ सेवा जैसा कार्य या दैवी कार्य, ईश्वरीय कार्य, यह कोई एक व्यक्ति के सिरे की बात नहीं होती है। इसे सब मिलकर, सबके सहयोग से, ईश्वर पर आश्रित होकर, गौ माता की कृपा प्राप्त करके ही पूर्ण किया जा सकता है। इसी तरह सबकी कृपा, सबका सहयोग, सबका मार्गदर्शन मिलेगा तो हमें लगता है कि यह कार्य पूर्णता को प्राप्त होगा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुणे। सड़क निर्माण में सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी नियमों की अनदेखी करने पर कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जमीनी विवाद में घायल हुए दंपति में उपचार के दौरान पुरुष की हुई मौत, महिला की हालत स्थिर। परिजनों ने शौरख पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। पृथक विंद बनाने एवं देवतला विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बनाने विंद संग्राम परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जब मैं छोटा लड़का था, बड़ी शरारत करता था। बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बजाज गोल्ड लोन 1% से शुरू, पार्ट पेमेंट एवं फोरक्लोजर पर कोई शुल्क नहीं। लोन चुकाने के आसान विकल्प, आईडी एवं पते के प्रमाण पत्र पर लोन की सुविधा, 2 लाख के लोन लेने पर नगद भुगतान। बजाज गोल्ड लोन, हमारा पता बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इलाहाबाद रोड, रॉयल एनफील्ड के ऊपर, रीवा। मोबाइल 9755990970। बजाज गोल्ड लोन। रोशनी भी बजाज, रोशनी की दुनिया का सरताज बजाज।